हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.5 में से सम नंबर 6 एंड 7। तो यहाँ पर सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन। जैसे कि आप सभी जानते हो कि इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 13.4 में हमने फ्रस्टम के एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूला को यूज़ किया था। तो अब यहाँ पर हमें इस सम के अंदर फ्रस्टम के ही कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया को डिराइव करके दिखाना है, यानी कि ये प्रूफ करना है कि वो फॉर्मूले बनते कैसे हैं। तो उसके लिए अब सबसे पहले हमें एक कोन को ड्रॉ करना होगा। आप देख सकते हो कि ये एक कोन है, और अगर हम इस कोन को इसी के बेस के पैरेलल किसी प्लेन से कट कर देते हैं तो ये जो नीचे वाला पार्ट बनेगा ये हो जाएगा फ्रस्टम ऑफ कोन। और हमें इसी फ्रस्टम के लिए इसके कर्व्ड सरफेस एरिया एंड इसके टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले को डिराइव करना है। तो अब हम यहाँ पर ये लेट कर सकते हैं कि ये जो कोन है, यहाँ पर इस कोन की हाइट है h1, और उसके बाद जब इस कोन को यहाँ बीच में से कट किया गया तो जो नीचे का पार्ट यानी कि जो फ्रस्टम है उसकी हाइट को हम मान सकते हैं h, यानी कि पूरे कोन की जो हाइट है वो है h1 और फ्रस्टम की जो हाइट है वो है h। तो इस तरह से इसके ऊपर का जो पार्ट यानी कि जो कोन की शेप में एक अलग से ऊपर वाला पार्ट होगा उसकी हाइट के लिए हम h1 में से इस h को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसकी हाइट हो जाएगी h1 माइनस h। और इसी तरह से जो इन दोनों की स्लैंट हाइट है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रस्टम है उसकी स्लैंट हाइट है l, और जो पूरा कोन है उसकी स्लैंट हाइट को हम मान सकते हैं L1 से। तो इस तरह से जो इसका ऊपर वाला कोन होगा यानी कि जो ये वाला पार्ट होगा, इसकी स्लैंट हाइट को फाइंड करने के लिए हमें L1 में से इस L को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो उसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी L1 माइनस L। इसके बाद यहाँ पर जो फ्रस्टम बना है उसके बॉटम फेस का जो रेडियस है उसको लेट किया गया है R1 से, और जो इस फ्रस्टम का टॉप फेस है उसकी रेडियस को लेट किया गया है R2 से। तो ये जो रेडियस है R2, आप कह सकते हो कि फ्रस्टम के टॉप फेस की रेडियस भी R2 है, या फिर जो ऊपर की साइड ये कोन बना है इस कोन की रेडियस को भी आप R2 ही कह सकते हो। तो अब अगर हमें यहाँ पर इस फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें इस पूरे कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया में से इस छोटे वाले कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा। बट उससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट ABC बी अ कोन, अ फ्रस्टम DECB इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। कि ABC यानी कि ये एक कोन है जिसमें से DECB एक फ्रस्टम को कट किया गया। Now let R1 and R2 be the radii of the ends of the frustum of the cone and H be the height of the frustum of the cone. Now in triangle ABG and triangle ADF, आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ट्राइंगल हमें लेना है ABG मीन्स ये वाला ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल हमें लेना है ADF यानी कि ये वाला ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में DF एंड BG ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि इस कोन को इसके बेस के ही पैरेलल एक प्लेन से कट किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल होगी। तो इसी तरह से जो BG है वो इस DF के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर लिख दिया है कि DF इज पैरेलल टू BG। तो इस तरह से ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे यानी कि ट्राइंगल ABG एंड ट्राइंगल ADF, ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ABG इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADF। सिमिलर ट्राइंगल के बारे में आप चैप्टर 6 के अंदर पढ़ोगे। तो अभी के लिए आपको मैं इतना बता देता हूँ कि सिमिलर ट्राइंगल हम उन ट्राइंगल्स को बोलते हैं जिनके अंदर तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हों। कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल हमारे पास है DEF, तो यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स के जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे, मीन्स एंगल A इक्वल होगा D के, एंगल B इक्वल होगा एंगल E के, और एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल F के। और इसी के साथ साथ इनकी जो साइड्स होती हैं
वो साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी, मीन्स ए बी एंड डी एफ, इसी तरह से बी सी एंड ई एफ एंड ए सी और डी एफ, ये तीनों साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि सेम रेशो में होती हैं। और वही प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पर यूज़ भी करेंगे कि अगर ट्राइंगल ए बी जी एंड ट्राइंगल ए डी एफ दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो हम इन ट्राइंगल्स की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स को एक दूसरे के प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं, जिसके लिए हम लिखेंगे डी एफ इज सिमिलर टू, डी एफ इज प्रोपोर्शनल टू बी जी, डी एफ इस बी जी के साथ, इसी तरह से ए एफ इस ए जी के साथ एंड ए डी इस ए बी के साथ। आप यहाँ पर ये देख सकते हो। अब इसके बाद जब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो डी एफ की वैल्यू है R2। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि जो डी एफ है वो इक्वल है R2 के, इसी तरह से बी जी ये इक्वल है R1 के, जो बी जी है वो इक्वल है R1 के। इसके बाद ए एफ यानी कि ऊपर वाले कोन की हाइट, ये अभी आपको मैंने बताया था, ये है H1 माइनस H, इसको यहाँ पर लिख दिया गया है। इसी तरह से ए जी यानी कि उस पूरे कोन की हाइट, ये इक्वल है H1 के, तो यहाँ पर इसको हमने लिख दिया है H1। इसी तरह से फिर ए डी, तो ये जो ए डी है ये है ऊपर वाले कोन की स्लैंट हाइट, जिसके लिए हम L1 में से L को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा L1 माइनस L, जिसको यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसी तरह से ए बी, तो ये ए बी है उस पूरे ही कोन की स्लैंट हाइट, जिसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है L1 से। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा है कि ट्राइंगल ए बी जी एंड ट्राइंगल ए डी एफ दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है मीन्स इन ट्राइंगल की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। और यहाँ पर हमने इन साइड्स की जो वैल्यू डायग्राम में हमने लेट की है उसको यहाँ पर पुट कर दिया है। अब इसके बाद जैसे कि आप जानते हो कि हम यहाँ पर फ्रस्टम के कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया को डिराइव कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि फ्रस्टम के कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया में यूज़ किया जाता है उसकी रेडियस को एंड उसकी स्लैंट हाइट को। तो इसलिए हम यहाँ से R2 बाई R1 एंड L1 माइनस L बाई L1 इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि R2 बाई R1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसको जब आप H1 से H1 को डिवाइड करोगे एंड H से H1 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर H1 से H1 डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस H बाई H1। इसी तरह से इसमें भी L1 के डिवाइड में L1 माइनस L डिवाइड बाय L1, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा इससे 1 पे, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय L1 माइनस L बाय L1। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया है कि हमें रेडियस का और स्लैंट हाइट का यूज़ करना है, तो हम इन्हीं दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख दिया गया 1 माइनस L बाय L1 इज इक्वल टू R2 बाय R1। तो यहाँ से इसमें हम 1 के साथ इस R2 बाय R1 को लिखेंगे और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस में, एंड ये जो माइनस का L बाय L1 है ये दूसरी साइड चला जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर हमने इसको इसी तरह से लिखा हुआ है कि L बाय L1, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, और 1 माइनस R2 बाय R1, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद यहाँ 1 के डिवाइड में हम मान सकते हैं 1 को, और जब 1 का और R1 का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा R1। उसके बाद R1 की मल्टीप्लाई 1 से एंड देन माइनस 1 की मल्टीप्लाई R2 से। अब यहाँ पर इस फ्रैक्शन का और इस फ्रैक्शन का हम दोनों का ही रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि L बाय L1 को पलट करके हम लिख देंगे L1 बाय L, और इसका रेसिप्रोकल करके हम लिख देंगे R1 डिवाइड बाय R1 माइनस R2। अब इसके बाद यहाँ से हम इस L को राइट हैंड साइड में ले जाकर R1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो L1 की वैल्यू आ जाएगी कि L1 इक्वल्स टू R1 इंटू L डिवाइड बाय R1 माइनस R2। अब इसके बाद जैसे कि हमें उस फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें उस पूरे बड़े कोन में से उस छोटे वाले कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा।
आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में कि इस फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इस पूरे कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया में से इस कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो इस पूरे कोन के लिए जो इसकी रेडियस है उसको रिप्रेजेंट किया गया है R1 से, और जो इसकी स्लैंट हाइट है उसको रिप्रेजेंट किया गया है L1 से। यानी कि इस बड़े कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसका तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई R1 इंटू L1। यहाँ पर हमने लिख दिया है पाई R1 इंटू L1, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा इस छोटे वाले कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया को। तो इस कोन के लिए भी फॉर्मूला यूज़ होगा पाई आर एल, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें जो रेडियस है वो है R2, यानी कि हमें लिखना होगा पाई R2, और जो इसकी स्लैंट हाइट होगी यानी कि ये, तो इस स्लैंट हाइट के लिए हमें लिखना होगा L1 माइनस L। तो इस तरह से इस छोटे वाले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा पाई R2 इंटू L1 माइनस L। ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि पाई R2 इंटू L1 माइनस L। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, अब यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए L1 की जो वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी उसको हम पुट कर देंगे। ये अभी यहाँ पर हमने फाइंड आउट की थी L1 की वैल्यू कि R1 इंटू L डिवाइड बाय R1 माइनस R2, तो उसको हमें यहाँ पर पुट कर देना है। तो इस L1 की जगह पर भी हमने इसको पुट कर दिया है, और इसकी जगह पर भी हमने इसको यहाँ पर ऐसे पुट कर दिया है। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा यहाँ पर, तो हम सबसे पहले लिखेंगे पाई, उसके बाद R1 इंटू R1 यानी कि R1 का स्क्वायर, और उसके साथ में है L। तो इस तरह से यहाँ पर पाई R1 और L R1 को मल्टीप्लाई करके बन जाएगा पाई इंटू R1 का स्क्वायर इंटू L। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें L के डिवाइड में 1 मानकर R1 माइनस R2 और 1 का एलसीएम लेना होगा। तो ये एलसीएम आ जाएगा R1 माइनस R2। अब 1 की मल्टीप्लाई होगी R1 इंटू L के साथ, एंड R1 माइनस R2 की मल्टीप्लाई होगी इस L के साथ। जब इसको ओपन किया जाएगा तो R1 इंटू L इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर माइनस L को मल्टीप्लाई किया जाएगा R1 के साथ, तो माइनस R1 इंटू L। इसके बाद माइनस L को मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस R2 के साथ, तो माइनस माइनस का प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस में R2 इंटू L। और इनका जो एलसीएम हमने फाइंड आउट किया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है R1 माइनस R2। इसके बाद अब यहाँ पर R1L से माइनस R1L ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें इस पाई R2 को मल्टीप्लाई करना होगा R2L के साथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई R2 इंटू R2 यानी कि R2 का स्क्वायर एंड इंटू में L, इस तरह से। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है R1 माइनस R2। तो इसको कॉमन लेकर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इन दोनों के ही डिनोमिनेटर में कंबाइन हमने इसको कर दिया है R1 माइनस R2, और यहाँ पर न्यूमरेटर में से हमने कॉमन लिया है पाई और L को। तो जब पाई और L को हमने कॉमन लिया है तो इस टर्म में बचेगा R1 का स्क्वायर और इस टर्म में बचेगा R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाकर इसको ब्रेक कर सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 इंटू R1 प्लस R2। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ की गई है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जैसे कि इसके डिनोमिनेटर में भी R1 माइनस R2 है, तो यहाँ पर इससे ये डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास ब्रैकेट के बाहर तो है पाई L और ब्रैकेट के अंदर है R1 प्लस R2। तो पाई L एंड R1 प्लस R2 को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, और यही उस फ्रस्टम के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। तो अब उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए
हमें उस फ्रस्टम के कर्व्ड सरफेस एरिया में उसके अपर एंड का एरिया और उसके लोअर एंड का एरिया ऐड कर देना होगा। जैसे कि आप सभी जानते हो कि फ्रस्टम के जो दोनों सिरे होते हैं वो सर्कल की शेप में होते हैं और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब उसके एक सिरे की रेडियस तो है r1 और दूसरे सिरे की रेडियस है r2, यानी कि एक सिरे का एरिया हम लिख सकते हैं पाई r1 स्क्वायर और दूसरे सिरे का एरिया हम लिख सकते हैं पाई r2 स्क्वायर। तो इस तरह से उसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल, यानी कि उसके कर्व सरफेस एरिया और प्लस उसके दोनों सर्कुलर सिरों का एरिया, जो दोनों सर्कुलर एंड हैं उन दोनों का एरिया। तो इन सभी को कंबाइन करके उस फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। अब आप यहाँ से पाई को कॉमन भी ले सकते हो। तो अगर हम यहाँ से पाई को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर इस टर्म के अंदर हमारे पास बचेगा r1 प्लस r2 इंटू एल। उसके बाद यहाँ पर बचेगा r1 का स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा r2 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप फ्रस्टम के टोटल सरफेस एरिया में इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हो और इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर इस सब में हमने फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया एंड उसका टोटल सरफेस एरिया इन दोनों के फॉर्मूला को डिराइव किया है। इसके बाद सम नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट है डिराइव द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन। तो जैसे कि अभी हमने सम नंबर 6 में फ्रस्टम के सरफेस एरिया के फॉर्मूला को डिराइव किया है, ठीक उसी तरह से अब सम नंबर 7 में हमें फ्रस्टम के वॉल्यूम के फॉर्मूला को डिराइव करना होगा। तो इसके लिए भी हम सेम उसी तरह से एक डायग्राम बनाएंगे कि यहाँ पर एक कोन है जिसको उसके बेस के ही पैरेलल एक प्लेन से कट किया गया, तो इस तरह से यहाँ पर नीचे एक फ्रस्टम बन गया और इसी के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। एंड सेम वही मेजरमेंट यहाँ पर भी यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उस पूरे कोन की जो हाइट है वो है h1 और जो फ्रस्टम की हाइट है वो है h। तो इस तरह से उसके ऊपर वाले कोन की हाइट के लिए हम लिख सकते हैं h1 माइनस h, जैसे कि सम नंबर 6 में भी किया था। इसी तरह से जो पूरा कोन है उसकी स्लैंट हाइट है l और जो नीचे फ्रस्टम है, जो कोन है उसकी स्लैंट हाइट है l1 और जो नीचे फ्रस्टम है उसकी स्लैंट हाइट है l। तो यहाँ पर ऊपर वाले कोन की स्लैंट हाइट को फाइंड आउट करने के लिए इसके लिए हम L1 में से L को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऊपर वाले कोन की स्लैंट हाइट आ जाएगी L1 माइनस L और यहाँ पर जो फ्रस्टम है उसके लोअर एंड की, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है उसकी रेडियस है R2 और ऊपर वाले पार्ट की रेडियस, नीचे वाले पार्ट की रेडियस है R1 और उसके ऊपर वाले पार्ट की जो रेडियस है वो है R2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेट ABC बी अ कोन ऑफ फ्रस्टम DECB इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। Let R1 and R2 be the radii of the ends of the frustum of cone and H be the height of the frustum of cone। तो यहाँ पर भी सम नंबर 6 की तरह से ही हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ABG एंड ट्राइंगल ADF ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी तीनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहाँ पर भी हम डायग्राम में से देखकर इसी तरह से इन सभी की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जैसे कि सम नंबर 6 में रखा गया था। अब इसके बाद यहाँ पर इसके लिए हम लिख सकते हैं h1 बाय h1 माइनस h बाय h1। तो इससे ये डिवाइड करके आ जाएगा 1, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस h बाय h1। एंड सिमिलरली इसके लिए हम लिख सकते हैं L1 बाय L1 माइनस L बाय L1। तो यहाँ भी L1 से L1 को डिवाइड कर सकते हैं 1 पर और ये बचेगा 1 माइनस L बाय L1। तो क्योंकि हम फ्रस्टम के वॉल्यूम में यूज़ करते हैं उसकी रेडियस और उसकी परपेंडिकुलर हाइट का, तो हमें यहाँ पर इन दोनों को एक साथ एक दूसरे से कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया है 1 माइनस h बाय h1 को और उसके बाद R2 बाय R1 को। अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर 1 और इसके पास अगर हम R2 बाय R1 को लेकर आएँ तो वो इधर माइनस में हो जाएगा एंड ये माइनस का h बाय h1 दूसरी साइड में जाकर ये प्लस में हो जाएगा। तो इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है कि h बाय h1 इज इक्वल टू 1 माइनस R2 बाय R1। अब यहाँ पर 1 के डिवाइड में 1 को मानकर जब हम एलसीएम लेंगे 1 और R1 का तो इनका एलसीएम आ जाएगा R1। तो R1 की मल्टीप्लाई 1 से
एंड देन 1 की मल्टीप्लाई R2 से। तो इस तरह से ये हो गया है R1 माइनस R2 डिवाइड बाय R1। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको एंड इसको इन दोनों का रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो इसको हम पलट कर लिख सकते हैं H1 बाय H, और इसी तरह से इसको भी पलट कर हम लिख सकते हैं R1 बाय R1 माइनस R2, यानी कि यहाँ पर हमने इन दोनों का ही रेसिप्रोकल कर दिया है। तो अब यहाँ से इस H1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम H को मल्टीप्लाई कर देंगे R के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा H1 इज इक्वल टू R1 इंटू H डिवाइड बाय R1 माइनस R2। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमें यहाँ पर उस फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें इस पूरे कोन के वॉल्यूम में से इस छोटे वाले कोन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो इस बड़े कोन के लिए जो इसकी रेडियस है उसको रिप्रेजेंट किया गया है R1 से, और जो इस बड़े कोन की हाइट है उसको रिप्रेजेंट किया गया है H1 से। मीन्स इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1। एंड उसमें से जो छोटे वाला कोन यानी कि इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 1/3 पाई। तो इसकी रेडियस है R2 यानी कि R2 का स्क्वायर, और इसकी जो हाइट है वो इसकी हाइट है H1 माइनस H। मीन्स इसके वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लग जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H1 माइनस H, और उसको भी हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है। अब यहाँ पर हम इन दोनों ही टर्म्स में से 1/3 एंड पाई को कॉमन ले सकते हैं। तो 1/3 एंड पाई को कॉमन लेकर हम उसको पाई/3 भी लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा R1 स्क्वायर इंटू H1 एंड R2 स्क्वायर इंटू H1 माइनस H। अब हमें यहाँ पर H1 की वैल्यू को पुट करना होगा जो अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी। तो H1 की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया था R1 इंटू H डिवाइड बाय R1 माइनस R2, जिसे हम इस वाले स्टेप में यहाँ पर इन दोनों H1 की जगह पर इस तरह से पुट कर देंगे। अब यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए R1 को जब HR1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बन जाएगा HR1 का क्यूब। इसी तरह से यहाँ पर H के डिवाइड में हम लेट कर सकते हैं 1 को, देन R1 माइनस R2 और 1, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा R1 माइनस R2। तो इस 1 की मल्टीप्लाई HR1 से एंड देन R1 माइनस R2 की मल्टीप्लाई इस माइनस H से। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे H इंटू R1 को, उसके बाद माइनस H को R1 से मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे माइनस H इंटू R1, एंड माइनस H को माइनस R2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर दोनों नंबर नेगेटिव हैं इसलिए इनका प्रोडक्ट हो जाएगा पॉजिटिव, और ये बन जाएगा H इंटू R2। अब यहाँ पर HR1 से माइनस का HR1 हो जाएगा कैंसिल, देन माइनस R2 स्क्वायर को जब HR2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस में HR2 का क्यूब। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि हम उसको कंबाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ इन दोनों टर्म्स में से हम H को कॉमन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा पाई/3 इंटू H, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब एंड डिवाइड बाय R1 माइनस R2। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा, यानी कि आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी a क्यूब माइनस b क्यूब की। तो a क्यूब माइनस b क्यूब ये इक्वल होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब की जगह पर हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब डिनोमिनेटर में पहले से ही R1 माइनस R2 है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और हमारे पास सिर्फ बचेगा पाई/3/h, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू पाई इंटू h, एंड साथ में
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, और यही उस फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पर सम नंबर 6 और 7 में हमने फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड उसके वॉल्यूम के फॉर्मूला को डिराइव किया है। तो ये थे एक्सरसाइज 13.5 के सम नंबर 6 एंड 7, और इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 13 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 को। तब तक आप चैप्टर 13 के सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।